हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एरर्स के बारे में, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के यूनिट 1 का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का लेक्चर लिया था, जहाँ पे हमने यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस और हमारा एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन हो गया, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इन सभी को हमने यहाँ पे देखा था। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, उसको पहले देख लीजिएगा तभी इस वीडियो पे आइएगा। बाकी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने अपलोड करी थी, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में एक आइडिया लग जाए। एंड देखिए, इसकी जो भी नोट्स है वो आप लोगों को हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां जाके आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप यहाँ पे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं और हेल्पफुल कंटेंट है वो यहाँ पे मिलता रहे। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है हर्षित पांडे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे एरर्स के बारे में, तो ये कोई नया वर्ड तो है नहीं भाई। एरर का सिंपल सा मतलब क्या होता है? एरर का सिंपल सा हिंदी में मतलब होता है गलती, है ना। तो अब एरर्स को हम लोग पढ़ कहाँ पे रहे हैं? अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। यानी कि जो हमारी दवाएं हैं, जब हम लोग अपनी दवाओं की जांच परख करते हैं, तो दवाओं की जांच परख करते समय जो भी यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, अब भले वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, भले वो जांच परख जो इंसान कर रहा है उसकी वजह से हो, तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं। यानी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जब हम लोग दवाओं की एनालिसिस करते हैं, यानी उनकी जांच परख करते हैं, तो कौन कौन सी यहाँ पे छोटी मोटी गलतियां यहाँ पे हो सकती हैं और उनको हम लोग यहाँ पे कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, दवाओं में छोटी सी गलती की वजह से भी पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमें एरर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है, और अगर कोई भी एरर हो सकती है तो उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे। अब जैसे अगर आप लोग यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल से समझो, तो मान लीजिए कि कोई कोई बंदा है, ठीक है, वो अपना वेट मेजर कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए वो वेइंग मशीन है, तो इसी में तो हम लोग वेट मेजर करते हैं। अब मान लो कि उसने यहाँ पे वेट मेजर किया, ठीक है, और उसका वेट यहाँ पे निकल के आया 67, जो कि वेइंग मशीन में दिखा रहा है। अब देखिए, इस मशीन में जो वेट दिखाएगा हम लोग उसी को तो मानेंगे। लेकिन अब मान लो यहाँ पे हो क्या कि एक्चुअल में जब उसने यहाँ पे एक और मशीन में अपना वेट मेजर किया, तो फिर वहां पे उसका वेट निकल के आया 60 kg। यानी यहाँ पे हुआ क्या, ये जो पहली मशीन थी जिसमें उसने वेट मेजर किया था, इसमें 7 kg उसको एक्स्ट्रा दिख गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस मशीन में कुछ ऐसी खराबी थी जिसकी वजह से उसका जो वेट था वो एक्चुअल में जितना था उससे ज्यादा दिख गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो उसका वेट है, ठीक है, वो 67 के बजाय 70 हो और फिर भी 67 दिख रहा हो। यानी मशीन में कुछ गड़बड़ी की वजह से क्या हो सकता है, उसका वेट यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है। तो देखिए, इसी तरीके से हमारी जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, उनमें भी जब हम लोग यहाँ पे दवाओं की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, दवाओं की एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे भी हो सकता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हो, और या फिर जो यहाँ पे पर्सन जो कि एनालिसिस कर रहा हो, उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है, बहुत मेजर मिस्टेक्स देखने को मिल सकती हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे एरर्स में देखने वाले हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझो कि जैसे जो हमारा पैरासीटामोल एक दवा होती है, तो इसकी एक स्टैंडर्ड जो कह सकते हो डोज होती है, वो होती है 500 mg, ठीक है, कि कम से कम 500 mg यहाँ पे दवा चाहिए ही एडल्ट के लिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो पैरासीटामोल है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, 500 mg की, इतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने इसको एनालाइज किया, ठीक है, आपने इसको मेजर किया, और मेजर करने पे क्या पता चला कि इसके अंदर तो सिर्फ यहाँ पे 470 mg ही दवा है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए थी, 500 mg, लेकिन निकली कितनी, 470 mg। यानी यहाँ पे कितना, 30 mg का तो एरर आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए, यही सारी चीजें हमारी कभी कभी आ जाती हैं कि जब हम लोग यहाँ पे दवाओं की एनालिसिस करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि डोज यहाँ पे जितनी होती है उससे कम आ जाती है। अब मतलब देखिए, अब यहाँ पे ये जो 470 mg आया है, हो सकता है ये एक्चुअल में भी इतना आया हो, या फिर हो सकता है आपने कुछ गलती करी हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने कुछ गलती करी हो, एक्चुअल में 500 mg हो, लेकिन आपने मेजर कर दिया 470 mg, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे बेसिकली एरर्स में देखने को मिलती हैं। तो एरर्स हमारी सिंपली डिफाइन होती है मिस्टेक से, यानी एरर मतलब गलतियां। एक्यूरेट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज नेसेसरी। देखिए, एक्यूरेट का मतलब जो बिल्कुल सही हो, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो देखिए, एक्यूरेट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत ही जरूरी है, ताकि जो हमारी ड्रग है उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, उसकी प्योरिटी यहाँ पे इंश्योर करी जा सके। अगर यहाँ पे एनालिसिस करते, देखो एनालिसिस करके ही तो हम लोग पता लगाते हैं कि हमारी ड्रग कितनी उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी सेफ्टी कैसी है, उसकी प्योरिटी कैसी है। अब हम लोग एनालिसिस ही गलत करते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे एक दवाओं की जांच परख कर रहे हैं, उसकी जांच परख हम लोग कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम लोग पता लगा सके कि वो कितनी सेफ है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और देखिए, एनालिसिस करते समय ही अगर हमसे गलती हो जाए, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारी ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी, प्योरिटी कैसी है। तो वही चीज है कि यहाँ पे हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमारी एरर ना हो, ये इंश्योर करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
अब देखिए हाउएवर, हालांकि सेवरल टाइप ऑफ एरर कैन अगर ड्यूरिंग, अब हालांकि देखिए हम चाहते तो हैं कि हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टाइप की हमारी गलतियां फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल प्रोसीजर के समय हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं, उन्हीं सारी चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। अब देखिए अगर एरर की हम लोग यहाँ पे एकदम एक्चुअल डेफिनेशन देखें, तो एन एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मीजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। अब इसको अगर आप लोग बहुत सिंपल समझो, तो देखिए यहाँ पे पैरासीटामोल की जो एक्चुअल वैल्यू वो कितनी है 500 mg, और यहाँ पे मीजर्ड वैल्यू कितनी आई है 470 mg। तो यहाँ पे एरर क्या होता है, एरर इज द डिफरेंस, यानी कि अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो एरर का सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आ जाता है हमारी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। अब इस एक्चुअल वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोल देते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अगर हम लोग इस केस में देखें एरर कितनी है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है 500 mg, मीजर्ड वैल्यू कितनी है 470 mg, तो एरर कितनी निकल के आई 30 mg की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एरर को बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड मिनिमाइजेशन ऑफ दीज एरर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज लार्ज एरर कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे ये जो भी गलतियां हैं इनको समझना और इनको दूर करना, मिनिमाइज मतलब इनको कम करना, इनको दूर करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मतलब बहुत कह सकते हो बड़ी बड़ी लापरवाहियां हो सकती हैं, और उसके जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम जो है बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। हो सकता है किसी पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ हो जाए। तो यहाँ पे इसीलिए एरर को जो है डिफाइन करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारा यही हो जाता है, एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 500, ऑब्जर्व वैल्यू हमारी 470, तो हमारी एरर आ गई 30 mg की। तो ये सिंपल सा हमारा एरर का डेफिनेशन हो जाता है। तो अब देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे अपना सिलेबस देखें, तो हमारे सिलेबस में हमें बेसिकली देखिए पढ़ना क्या क्या है, आप लोग को सोर्सेज पढ़ना है, एरर के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे टाइप्स को देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि इन एरर्स को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें एरर्स के अंदर पढ़नी है। बाकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको तो हम लोग देखेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एरर्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो एरर है वो किन किन वजहों से हो सकती है। तो इसके हमारे यहाँ पे टोटल 5 मेजर सोर्सेज होते हैं। अब देखिए वैसे अगर हम लोग देखें तो जो सोर्सेज और जो टाइप्स है, ये दोनों आप लोगों को काफी सिमिलर से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो सोर्सेज होते हैं वही इसके टाइप भी हो जाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, हालांकि अगर आप लोग देखो तो ये हमारे जैसा पहला इंस्ट्रूमेंटल हो गया, यानी इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई अगर गलती हो जाए, फिर पर्सनल यानी जो बंदा एनालिसिस कर रहा है उसकी वजह से अगर कोई गलती हो जाए, फिर जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, सैंपल हम लोग जो यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंट जो हमारे आसपास का है, तो इन सबकी वजह से कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, इनको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल सोर्सेज के बारे में, तो देखिए ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ एरर है। मतलब ज्यादातर गलतियां हमारी इसी वजह से होती हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं अगर उसी में कोई गलती हो जाए, भाई जो इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हो अगर वही गलत है, उसी में कुछ खराबी है, तो फिर हमारी तो कैलकुलेशन गलत होगी ही। यानी देखिए अब ये एरर क्यों आ सकती है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल्टी हो, फॉल्टी मतलब खराब हो, गलत हो, अनकैलिब्रेटेड। देखिए कैलिब्रेशन हमारा क्या होता है, जैसे कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जैसा काम करना चाहिए वो वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करना हमारा होता है कैलिब्रेशन। मतलब बेसिकली इसमें कैलिब्रेशन में हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हमारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एकदम एक एक्चुअल वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे मान लो कि अब कोई बंदा अगर अपना वेट मेजर कर रहा है, तो अगर मान लो इसने उसमें मान लो एक वेइंग मशीन में उसने अपना वेट मेजर किया, अब जितना भी निकल के आया, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वेइंग मशीन होगी उसमें भी उसको मेजर करा के देखा जाएगा। अगर दोनों में सेम आ रहा है इसका मतलब कि हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सही है, ये कैलिब्रेशन हो गया। अब अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और इसको सही करेंगे ताकि ये बिल्कुल सही सही मेजरमेंट दे। तो कैलिब्रेशन का मतलब ही होता है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे कैलिब्रेशन हमारा टाइम टू टाइम होता रहता है, करना पड़ता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पे उनमें कुछ हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, कुछ सॉफ्टवेयर एरर आ जाए, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से उसमें कैलकुलेशन एरर हो सकती है। तो अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो अनकैलिब्रेटेड है, यानी उसका कैलिब्रेशन हुआ ही नहीं है, या फिर हम लोग उसको बहुत ही पुअरली मेंटेन करके रखा है, यानी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को साफ करके नहीं रख रहे हैं, उसको कैसी भी जगह रख दे रहे हैं, उसमें पता चले कोई मान लो स्टील या फिर आयरन का इंस्ट्रूमेंट है, अब उसमें कोई जंग लग गई, अब कोई लोहे का इंस्ट्रूमेंट है उसमें जंग लग गई, तो फिर वो सारी चीजें खराब हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखिए इन सभी वजह से हमारी एरर आ सकती है। इंस्ट्रूमेंट मे नॉट गिव द करेक्ट रीडिंग बिकॉज देयर कंडीशन चेंजेस विद ह्यूज एज एंड इम्प्रॉपर सेटिंग्स। यानी कि देखो वही चीज है कि जो इंस्ट्रूमेंट है अगर हमने उसको सही से मतलब कह सकते हो अगर यहाँ पे यूज नहीं किया, या फिर एज मतलब कि इंस्ट्रूमेंट जैसे क्या होता है कि अब मान लो आपने 10 साल पहले कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा था, तो फिर
जैसे अब उसका एक लिमिटेड टाइम तक ही यूज करना चाहिए। एक टाइम के बाद हमें क्या होता है, नए इंस्ट्रूमेंट पे शिफ्ट करना होता है। अब हर इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि टाइम के साथ भी थोड़ा खराब हो जाते हैं। और इम्प्रॉपर सेटिंग्स, अब देखो, अब अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी पता हो तो जैसे जो वेइंग मशीन होती है, ठीक है, चाहे आप लोग अपना वेट मेजर करो या फिर बहुत सारे जैसे जिम वाले बंदे होते हैं, वो अपना क्या होता है, वो अपना खाना मेजर करके खाते हैं। तो अब इस खाने को मेजर करने से पहले हमें क्या करता है, इसको 0 0 पे सेट करना होता है, ठीक है। एक टेयर सेटिंग होती है, तो उसको लगा के हमें यहाँ पे 0 0 पे सेट करना होता है। अब पता चले जो मशीन है उसमें ऑलरेडी कुछ दिखा रहा हो, जैसे मान लो आप लोग अपना कुछ मेजर करना चाह रहे हो, कुछ भी मेजर करना चाह रहे हो। अब इसमें अगर ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऐसा 0.5 या फिर कुछ ऐसा 1 kg या फिर 1 ग्राम 50 ग्राम ऐसा कुछ पहले से ही दिखा रहा होगा, तो जो आप लोग मेजर करोगे उसका वेट यहाँ पे क्या होगा, इतना प्लस करके ही तो दिखाएगा, तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, इसको क्या है, हमने 0 0 पे सेट ही नहीं किया, तो हमें इसकी सेटिंग भी करनी पड़ती है। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमें उनको सबसे पहले अच्छे से सेट करना होता है ताकि वो अच्छे से रीडिंग दे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल की बात करें तो जो बैलेंस है, बैलेंस मतलब यही जो हमारा वेइंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो अगर ये कैलिब्रेटेड नहीं है, मतलब ये सही से अपनी रीडिंग नहीं दे रहा है, या फिर जो है इनएक्यूरेट ब्यूरेट और पिपेट, तो जैसे देखिए ये जो पिपेट वगैरह होते हैं जिनसे हम लोग सैंपल को जैसे लेते हैं, जैसे लिक्विड सैंपल आप लोग लैब में जाओगे तो ये पिपेट होता है, तो ग्लास से आप लोग लेते हो सैंपल, ठीक है। तो अब ये पिपेट में मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है 20 ml, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान लो हमें 20 ml सैंपल लेना है, तो हम लोग इस पिपेट की 20 ml रीडिंग तक ही तो लेंगे। अब पता चले इस जो 20 ml की जो पिपेट की रीडिंग है ये गलत है, मतलब हम लोग तो इस पे भरोसा करके ही तो ले रहे हैं इस पिपेट पे 20 ml। अब पता चले कि हमने जो 20 ml सैंपल लिया तो इसकी जो 20 ml है वो एक्चुअल में 18 ml ही है, मतलब इसने 18 ml पे ही 20 ml की रीडिंग लगा रखी है, तो हमारी हमारी मेजरमेंट गलत हो जाएगी। लेकिन उसमें किसकी गलती है, हमारी गलती है। हमने तो पिपेट के हिसाब से सही लिया, लेकिन इस पिपेट में मेजरमेंट ही गलत है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, इस केस में इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारी एरर देखने को मिल सकती है। अब देखिए सेकंड टाइप की हमारी जो मोस्ट कॉमन एरर आ जाती है वो आ जाती है पर्सनल या फिर ह्यूमन सोर्सेज। अब देखिए पर्सनल या फिर ह्यूमन सोर्सेज का मतलब है कि जो बंदा, जैसे मान लो आप अगर किसी दवा की एनालिसिस कर रहे हो, अब अगर आपने ही कुछ गलती कर दी, अब हो सकता है कि आपने गलती से गलती करी हो और हो सकता है जानबूझ के भी आप कर दो। जैसे कभी कभी होता क्या है कि जानबूझ के भी हम लोग थोड़ा बहुत अपनी मेजरमेंट को जो है एक्यूरेट लाने के लिए नंबर्स को इधर उधर कर देते हैं, या फिर हो सकता है आप गलती से कुछ कर दो, तो इस केस में भी हमारी एरर हो सकती है। जैसे दीज एरर्स अकर्स ड्यू टू मिस्टेक मेड बाय द एनालिस्ट, यानी जो बंदा एनालिसिस कर रहा है उसकी वजह से अगर हम यहाँ पे कोई एरर होती है तो इसको हम लोग पर्सनल सोर्सेज की एरर बोलते हैं। ह्यूमन जजमेंट, केयरलेसनेस एंड पुअर टेक्निक, यानी कि जो आपने जजमेंट किया, आपने जो मेजरमेंट किया, आपकी कोई लापरवाही हो या फिर कोई जो टेक्निक है, ठीक है, अगर आपने कोई गलत टेक्निक का इस्तेमाल किया तो इसकी वजह से हमारी मेजरमेंट क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें तो रॉन्ग एंड पॉइंट डिटेक्शन। अब देखो ये जो एंड पॉइंट होता है, तो हालांकि ये टाइट्रेशन का पार्ट है और टाइट्रेशन को हमने यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट में बहुत डिटेल में देखना है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट यूनिट में तो हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट को समझे कि ये होता क्या है, थोड़ा सा अगर आप लोग समझ लोगे ना तो नेक्स्ट यूनिट आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब देखो अगर मान लो आप लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो परेशान मत होना, हम लोग बस थोड़ा समझ रहे हैं ताकि नेक्स्ट यूनिट आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो जैसे देखिए टाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे टाइट्रेशन में होता क्या है कि हम लोग ऊपर लेते हैं, मान लीजिए अपना बेस लेते हैं, ठीक है, मतलब एसिड बेस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर ऊपर हमने ये जो हमारा ब्यूरेट होता है, ठीक है, तो इस ब्यूरेट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो इस ब्यूरेट में मान लीजिए अगर हमने अपना बेस लिया है, तो इस फ्लास्क में हम लोग यहाँ पे अपना लेते हैं एसिड, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पे इसकी टाइट्रेशन कराते हैं। अब टाइट्रेशन में बेसिकली होता क्या है कि हमें जो नीचे एसिड है ना, इसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी होती है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इसमें हम लोग बेस डालना शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे बेस इसमें मिलता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, जैसे एसिड और बेस, अगर आप लोग को पता हो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या होते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, यानी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जैसे मतलब इनका जो पीएच है, जैसे एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, बेस का 7 से ज्यादा होता है, लेकिन जब इन दोनों की रिएक्शन कराते रहो तो धीरे धीरे ये इनका पीएच यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, यानी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो NaOH हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एसिड हमारा मान लो निगेटिव चार्ज है, तो भाई निगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या होंगे, धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से आप समझो कि नीचे हमारा एसिड होता है हमारे टाइट्रेशन में, ऊपर हमारा बेस होता है। मान लो जैसे ऊपर ऊपर एसिड भी हो सकता है, अगर ऊपर एसिड होगा तो नीचे बेस होगा, बिल्कुल उल्टा होता है, थोड़ा समझना, ये एसिड बेस टाइट्रेशन की बात हो रही है। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 ml एसिड है, ठीक है, मान लेते हैं 20 ml एसिड है। तो
20 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कम से कम 20 ml बेस चाहिए होगा। तो 20 ml बेस जब यहाँ पे धीरे धीरे आके इसमें मिलना चालू होगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब देखो एंड पॉइंट होता क्या है, एंड पॉइंट का मतलब होता है कि जब यहाँ पे पूरा जो नीचे वाला सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उसके बाद जैसे ही एक बूंद एक्स्ट्रा गिरती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा एंड पॉइंट आ जाता है। अब एंड पॉइंट हम लोग पता कैसे लगाते हैं, एंड पॉइंट हमारा ऐसे पता लगता है कि हमारा जो कलर है, जो नीचे वाले सॉल्यूशन का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब जैसे मान लो एसिड और बेस की टाइट्रेशन हो रही है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे जब हमारा एंड पॉइंट आता है तो इसका जो कलर है वो यहाँ पे पिंक कलर का हो जाता है सॉल्यूशन। जैसे स्टार्टिंग में कलरलेस रहता है, लेकिन जब एंड पॉइंट आता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। अब ये पिंक कलर का होता क्यों है, होता इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं फिनोप्थलीन। अब ये फिनोप्थलीन क्या होता है, ये हमारा एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर मतलब बेसिकली यहाँ पे यही इसी की वजह से इसका जो सॉल्यूशन का कलर है वो पिंक होता है। लेकिन पिंक क्यों होता है, पिंक तभी होगा, ठीक है, जब यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये बेसिक हो जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग में तो इसमें एसिड है ना, लेकिन हम लोग इसमें क्या है, NaOH यानी कि बेस को गिरा रहे हैं। देखो NaOH होता है बेस, H और ये नीचे हमारा एसिड है, कोई HCl है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बेस को इसमें गिराते जाएंगे तो स्टार्टिंग में तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब स्टार्टिंग में जो बेस है वो एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज होता जाएगा, यानी सॉल्ट बनता जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद, जैसे मान लेते हैं कि 20 ml एसिड है, ठीक है, तो जब 20 ml बेस इसमें पूरा गिर जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब 20 ml के बाद जैसे ही एक बूंद, मान लेते हैं कि 0.1 ml एक्स्ट्रा गिरेगी जैसे NaOH की, तो अब क्या होगा, अब तो सोल्यूशन में बेस ज्यादा हो गया ना। देखो पहले 20 ml एसिड 20 ml एसिड बराबर हो गया, अब जैसे ही एक 0.1 ml एक्स्ट्रा गिरा तो अब यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, अब सोल्यूशन में बेस का अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो गया। अब जैसे ही बेस ज्यादा हुआ वैसे ही क्या होगा, वैसे ही यहाँ पे जो फिनोप्थलीन है ये यहाँ पे पिंक कलर शो कर देगा, और जैसे ही पिंक कलर शो होगा वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो एंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे इस तरीके से नोट करते हैं। तो एंड पॉइंट में बेसिकली हम लोग ये पता लगाते हैं कि कितना बेस यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब देखो अगर आप लोगों को बाय द वे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो तो परेशान मत होना, नेक्स्ट यूनिट में हम लोग बहुत डिटेल में जाके देखेंगे ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। बट अभी आप लोग इतना समझो, एंड पॉइंट में हम लोग ये पता लगाते हैं कि कितना बेस यहाँ पे यूज हुआ इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब हालांकि वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है क्योंकि 0.1 ml ज्यादा गिरेगा तभी हमें पता चलेगा, लेकिन लगभग लगभग हमें पता चल जाता है। जैसे आप इतना समझो 20 ml क्या हुआ, 20 ml बेस हमारा हो गया न्यूट्रलाइज करने के लिए, और 20.1 ml क्या हुआ, हमारा एंड पॉइंट देगा, ठीक है। अब जैसे अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ही सिंपल समझो कि भाई हम लोगों ने क्या देखा कि मान लो बेस हमारा पॉजिटिव चार्ज था, तो मान लेते हैं कि 20 हमारे जो है पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि बेस के हैं, ठीक है, और एसिड हमारा नेगेटिव, तो मान लेते हैं कि 20 हमारा नेगेटिव चार्ज था। तो देखो जब 20 प्लस और 20 माइनस मिलेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा, मान लो बेस का जो कि हमारा प्लस चार्ज था, अब ये जैसे ही 21 मान लो एक एक्स्ट्रा चार्ज आएगा प्लस, तो अब ये क्या होगा, अब ये सोल्यूशन में प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में 20 प्लस 20 माइनस है ना, जब न्यूट्रलाइज पॉइंट आया, और जैसे ही एक प्लस चार्ज ज्यादा हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, सोल्यूशन में प्लस चार्ज ज्यादा हो गया। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि बेस का जैसे ही एक पॉइंट ज्यादा गिरेगा तो यहाँ पे इस सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, और इस कलर चेंज से ही हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है, एंड पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो एंड पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमारा कब आना चाहिए, जब हमारा पूरा जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और एंड पॉइंट आ जाए। लेकिन अब पता चले जो एंड पॉइंट है वो हम लोग पहले ही पता लगा ले, यानी देखो अब कभी कभी होता क्या, जैसे एंड पॉइंट हम लोग पता कब लगाते हैं, जब हमारा पिंक कलर आ जाता है। अब ये जो पिंक कलर है ना, ये हमारा ऐसा आना चाहिए जो कि कम से कम यहाँ पे 30 सेकंड तक लास्ट करे, यानी देखो ये जो पिंक कलर है ये आए तो, लेकिन कम से कम 30 सेकंड तक रुके। अब कभी कभी होता क्या है कि जो पिंक कलर है वो थोड़ा पहले ही आ जाता है, मतलब पूरा HCl अभी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा पहले ही पिंक कलर आ गया, लेकिन वो तुरंत चला भी जाएगा। लेकिन पता चले जैसे ही हल्का सा पिंक कलर हमें दिखा, हमने तुरंत यहाँ पे टाइट्रेशन रोक दी और हमने जितना NaOH यूज हुआ उसको कैलकुलेट कर लिया, जबकि वो सही कैलकुलेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर लिया। जबकि एंड पॉइंट कब मानेंगे, जब पिंक कलर आए और कम से कम 30 सेकंड तक यहाँ पे रुके। तो वही चीज है कि अब यहाँ पे ये किसकी गलती है, हमारी जो पर्सन एनालिसिस कर रहा है उसकी गलती है। उसके बाद रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ रीजेंट। अब देखो रीजेंट क्या होता है, जैसे रीजेंट मतलब कि जो ऐसे सैंपल जिनका यूज हम लोग करते हैं अपने कह सकते हो अपने दवाओं की एनालिसिस करने के लिए, मतलब दवाओं की जांच परख करने के लिए। जैसे अगर आप लोग को पता हो तो डिस्प्रिन आपने टैबलेट सुनी होगी। अब डिस्प्रिन के अंदर जो हमारी मेन दवा होती है वो होती है एस्पिरिन। अब मान लो आप लोगों को किसी ने यहाँ पे एक टैबलेट दी, ठीक है, और वो डिस्प्रिन की है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो किसकी है, और हमें पता लगाना है कि एक्चुअल में इसके अंदर डिस्प्रिन है भी कि नहीं है, मतलब डिस्प्रिन का मतलब एस्पिरिन इसके अंदर है भी कि नहीं है। तो एस्पिरिन को पता लगाने के लिए जो इंडिकेट जो हम लोग रीजेंट यूज करते हैं वो होता है FeCl, फेरिक क्लोराइड।
अब इस फेरिक क्लोराइड की सिर्फ 2 ड्रॉप हमें डालनी होती है, और 2 ड्रॉप डालने पे क्या होता है, अगर एस्पिरिन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन अब पता चले हमने 2 ड्रॉप की बजाय 5-6 ड्रॉप डाल दी। अब देखो 5-6 ड्रॉप जब हम लोग डाल देंगे तो जो कलर है वो कुछ अलग ही आ जाएगा, मतलब जो कलर हमें चाहिए था, जिस कलर से हमें पता लगता कि एस्पिरिन है, उस कलर के बजाय कोई दूसरा कलर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही रीजेंट यूज कर लिया। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि रीजेंट की क्वांटिटी भी हमें ध्यान में रखनी है कि जितना चाहिए हमें उतना ही यूज करना है। और उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक, तो कैलकुलेशन मिस्टेक का भी मतलब जैसे मान लो कि अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन हो रही हो, ठीक है, कि हमें 10.1 प्लस 10.3 प्लस 20.4 इन सबको जोड़ के कैलकुलेशन करनी है। अब इन सबको जोड़ने पे एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, 40.8, लेकिन पता चले जो बंदा जोड़ रहा है उसने यहाँ पे गलती से क्या हुआ, गलती से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी, 40.2 लिख दिया, तो अब यहाँ पे भी देखिए मिस्टेक हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ह्यूमन सोर्सेज की वजह से हमें ये सारी मिस्टेक देखने को मिल सकती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें अपने मेथड सोर्सेज के बारे में। अब देखिए मेथड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मेथड्स का मतलब ये होता है कि एक जो सैंपल है, ठीक है, एक जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसके एक ही मेथड नहीं होते। जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे कोई दवा है, कोई ड्रग है, अब उसकी एनालिसिस कर रहे हो तो उसकी एनालिसिस के मतलब एक से दो से ज्यादा मेथड भी हो सकते हैं। जैसे एक मेथड 1 हो गया और एक यहाँ पे मेथड 2 हो गया, ठीक है। अब पता चले जो मेथड 1 है, ठीक है, वो हो सकता है कि ज्यादा एक्यूरेट हो, ज्यादा सही हो, और जो मेथड 2 है वो भी हमारा एनालिसिस कर तो सकता है लेकिन हो सकता है कि ये इतना अच्छा ना हो, या फिर इसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना हो तभी अच्छे से होगा। अब पता चले जो बंदा है उसने मेथड 2 सिलेक्ट कर लिया और इसमें कुछ लापरवाहियां कर दी। तो वही चीज है कि अगर यहाँ पे जो मेथड है, ठीक है, उसमें भी अगर हमने कोई गलत मेथड चूज कर लिया या फिर मेथड चूज करते समय भी हमने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा चीजों का, तो वहां पे भी गलतियां हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, रिएक्शन नॉट गोइंग टू कंप्लीशन। अब यहाँ पे बिल्कुल हमारा टाइट्रेशन वाला आप समझ लो कि रिएक्शन हमारी टाइट्रेशन की कंप्लीट कब होगी, जब पूरा एनओएच पूरा एचसीएल में जाके मिल जाए और न्यूट्रलाइज हो जाए। अब पता चले हमने पहले ही एंड पॉइंट डिटेक्ट कर लिया, मतलब कि पिंक कलर इसमें पहले ही शो हो गया और पूरा एनओएच ने इसको न्यूट्रलाइज ही नहीं किया, तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई और हमने पहले ही एंड पॉइंट पता लगा लिया, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद इंप्योरिटीज इंटरफेयरिंग विद रिएक्शन। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई इंप्योरिटीज है, ठीक है, अब वो अगर यहाँ पे, अब जैसे मान लो कि इस HCl में बाहर से कोई इंप्योरिटी आ गई, ठीक है, वो मिक्स हो गई, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर आप लोग को पता हो कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है भाई, हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे आसपास क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ये CO2 है जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, तो अगर मान लो ये CO2 इस सैंपल के अंदर चला गया तो होगा क्या, ये जो CO2 है तो इस सैंपल के अंदर देखिए HCl है और वाटर भी होता है, ठीक है, मतलब भाई देखिए ये जो सैंपल है इसके अंदर H2O तो होता ही है, वाटर तो होता ही है, वाटर के अंदर ही एसिड मिक्स होता है। तो अब अगर ये CO2 अंदर गया तो ये CO2 क्या होगा, इस H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2CO3, जो कि हमारे एक टाइप का क्या होता है, कार्बनिक एसिड होता है। यानी अब देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या, HCl तो इसके अंदर पहले से था, अब यहाँ पे थोड़ा एसिड और आ गया जो कि कार्बनिक एसिड है, लेकिन हमें तो HCl की एनालिसिस करनी थी, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा एसिड आया तो उसको भी तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा अब इस बेस को। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस बेस का ज्यादा अमाउंट यूज हो जाएगा और हमें क्या लगेगा, हमें ये लगेगा कि इसका जो अमाउंट यूज हुआ है वो सिर्फ HCl की वजह से हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जो इम्प्योरिटी थी, अब यहाँ पे CO2 क्या हो गया, एक इम्प्योरिटी हो गई जिसने हमारे सैंपल के साथ जो है इंटरफेयर कर दिया। और उसके बाद रॉन्ग इंडिकेटर। अब यहाँ पे देखिए इंडिकेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे इस एनालिसिस में ये जो हमारी HCl और NaOH की एनालिसिस होती है इसमें हम लोग फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का यूज करते हैं, इसी की वजह से हमें पिंक कलर दिखता है। अब पता चले हमने फिनोप्थेलिन की बजाय इसमें मिथाइल रेड एक दूसरा इंडिकेटर होता है इसको डाल दिया, अब अगर हमने दूसरा इंडिकेटर यूज किया तो इसकी वजह से कभी पिंक कलर आएगा ही नहीं, ठीक है, ये पिंक कलर शो ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कभी एंड पॉइंट पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो ये सारी गलतियां भी हमारी यहाँ पे हो सकती हैं जिसकी वजह से एरर आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सैंपल सोर्सेज के बारे में। तो देखिए सैंपल सोर्सेज मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा समझना, जैसे जैसे एक चीज आप लोग समझो कि हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एक्चुअल में करते क्या है, दवाओं की एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस का मतलब क्या है, जैसे मान लो इंडस्ट्री में हमारी 1000 टैबलेट बन रही है एक बार में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक बार में 1000 टैबलेट बनती है तो उसको हम बोलते हैं वन बैच, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक बैच में 1000 टैबलेट बन रही है। अब ये जो 1000 टैबलेट है इसको हमें चेक करना होता है कि ये सही है कि नहीं है, मतलब इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके अंदर जो ड्रग का कंटेंट है, मतलब जो दवा है वो कितने अमाउंट में, सही अमाउंट में है कि नहीं है। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर इंडस्ट्री में 1000 टैबलेट एक बार में बनी है तो क्या हम लोग इस पूरी की पूरी 1000 टैबलेट को चेक करेंगे भाई, इसमें तो हमें बहुत टाइम चला जाएगा और बहुत ज्यादा कह सकते हो हम लोग कब तक एक एक टैबलेट को चेक करेंगे। तो हम लोग करते क्या है, इन 1000 टैबलेट में से रैंडमली, ठीक है, कोई 10 टैबलेट चूज करते हैं,
इन 1000 में से हमने कोई रैंडमली 10 टैबलेट चूज करी और इन 10 टैबलेट का ही हम लोग क्या करते हैं, इन 10 टैबलेट की हम लोग जांच परख करते हैं, मतलब इन्हीं के हम लोग एनालिसिस करते हैं, इन्हीं का हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है, इनका ड्रग कंटेंट कैसा है, ठीक है, इनकी सेफ्टी एफिकेसी कैसी है, ये सारी चीजें हम लोग मतलब इन 10 टैबलेट का पता लगाएंगे जो कि हमने इन 1000 में से चूज करी है। अब पता चले, ठीक है, अब देखो इन 10 टैबलेट को एनालाइज करके हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे बैच को पास कर देंगे अगर ये सही हुआ तो, और अगर ये गलत हुई तो हम लोग पूरे बैच को फेल कर देंगे। यानी अगर ये 10 टैबलेट सही नहीं निकली तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे बैच को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी अब ये 1000 टैबलेट मार्केट में नहीं जाएंगी। अब यहाँ पे मान लो जो 10 टैबलेट हम लोग चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो ऐसा हो कि ये जो 1000 टैबलेट हमारी बनके तैयार हुई थी, इनमें से 990 टैबलेट तो हमारी बहुत सही थी, ठीक है, वेरी एक्यूरेट थी, लेकिन इनमें कोई 10 टैबलेट थी वो बहुत ही खराब थी। और हमने हुआ क्या कि जो 10 टैबलेट हमने चूज करी रैंडमली वो बहुत खराब वाली चूज कर ली। मतलब आप समझना थोड़ा कि ये जो 1000 टैबलेट है इसमें 990 बहुत सही थी लेकिन 10 बहुत खराब थी। अब जो 10 बहुत खराब थी पता चले वही हमने चूज कर ली। अब जब हम लोग यहाँ पे इसकी एनालिसिस करेंगे तो वो क्या होगा भाई, वो 10 हमने सबसे खराब वाली चूज करी है तो इसकी क्वालिटी भी हमारी बहुत ही खराब आएगी, इसका ड्रग कंटेंट भी हमारा बिल्कुल कम आएगा, इसकी सेफ्टी एफिकेसी हर जगह फेल हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हमने इस 1000 में 10 सबसे खराब वाली चूज करी थी गलती से जानबूझ के नहीं, ठीक है, और हमने क्या हुआ, हमने जब इसको टेस्ट किया तो ये सब में फेल हो गया, तो हमने इस पूरे बैच को फेल कर दिया। जबकि यहाँ पे क्या था, इस बैच में सिर्फ यही 10 तो खराबी थी, एक्चुअल में बाकी 990 तो सही थी। ये एक एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझना। और जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है, पता चले इस 1000 टैबलेट में 990 टैबलेट बहुत ही खराब क्वालिटी के हैं और कोई 10 है वो ठीक ठाक है, और पता चले जब हमने चूज किया तो ये 10 हमने सबसे अच्छी वाली चूज कर ली। अब जब हमने सबसे अच्छी वाली चूज करी तो इसका सारी चीजें अच्छी आएंगी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी, इसकी खुद सेफ्टी एफिकेसी सारी चीजें अच्छी आएंगी, और जब यहाँ पे इसकी सब अच्छी आएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, इस बैच को पास कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में इसके अंदर सिर्फ 10 ही टैबलेट थी जो कि अच्छी थी, बाकी 990 तो बहुत ही खराब थी, और हमने इस पूरे बैच को पास कर दिया क्योंकि ये 10 टैबलेट बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे देखिए इस सैंपल, ये होता क्या है, ये जो 1000 में से 10 टैबलेट हमने चूज करी है सैंपल होता है। तो जो सैंपल जब हम लोग यहाँ पे चूज कर रहे हैं तो सैंपल अगर हमने गलत चूज कर लिया, ठीक है, या फिर हमने उसको स्टोर गलत तरीके से कर दिया तो उसकी वजह से भी हमारी यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हो सकती है। जैसे देखिए इसी तरीके से जैसे टैबलेट की बजाय मान लो 1000 सिरप बन रही है, तो अब इस सिरप की एनालिसिस करते समय हम लोग क्या कर सकते हैं कि 10 सिरप बॉटल को चूज करेंगे। अब जैसे मान लो हमने सिरप बॉटल को लिया, ठीक है, अब हमने इनको अगर खुले में रखा तो खुले में रखने की वजह से क्या हो सकता है, इनके अंदर हो सकता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जैसे इवेपोरेशन का मतलब आप पेट्रोल आपने देखा है, पेट्रोल अगर खुले में रखो तो क्या होता है, उड़ जाता है ना, एटमॉस्फेयर में पूरा गायब हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो मान लो ये जो सिरप है, ठीक है, इसको हमने खुले में रखा, अब पता चले सिरप के अंदर जो लिक्विड था वो एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो गया, तो इसकी वजह से होगा क्या, जब हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे तो हमारी कुछ गड़बड़ एनालिसिस आएगी। तो देखिए इन सारी चीजों की वजह से मतलब हो सकता है सैंपल हमारा इवेपोरेट कर जाए, या फिर उसके अंदर कंटामिनेशन का मतलब वही है कि हमारी कुछ गंदगी इम्प्योरिटी आ जाए, ठीक है, विच अफेक्ट्स द फाइनल एनालिसिस, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी एनालिसिस गलत हो सकती है। जैसे कंटामिनेटेड सैंपल, यानी जो सैंपल हमने लिया, जैसे अब मान लो आपने जो 10 टैबलेट लिया, अब इसको आपने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए खुले में छोड़ दिया, तो अब इसमें क्या होगा, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर में धूल मिट्टी है वो इस पे आके लग गई, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि इसकी क्वालिटी हमारी खराब निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे इवेपोरेशन ऑफ वोलाटाइल, मतलब मान लीजिए जो सिरप है, ठीक है, अब ये पता चले आपने रखा और ये इवेपोरेट हो गया, मतलब इसमें थोड़ा सॉल्वेंट एटमॉस्फेयर में उड़ गया, उसके बाद सैंपल नॉट मिक्स्ड प्रॉपरली। अब यहाँ पे देखिए नॉट मिक्स प्रॉपरली का मतलब क्या है, जैसे ये जो लिक्विड होते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो ये जो लिक्विड होते हैं, तो इन लिक्विड में होता क्या है कि जैसे जैसे कोई सिरप होता है मान लो, तो सिरप में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ड्रग और एक होता है यहाँ पे हमारा एक्सिपिएंट जो कि हमारा सॉल्वेंट होता है। तो ये जो सॉल्वेंट है ये हमारा सिर्फ एक लिक्विड होता है जो कि मतलब कह सकते हो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये जो ड्रग है ना यही अपना एक्शन शो करती है। अब पता चले जो ड्रग है ये इस लिक्विड के साथ अच्छे से मिक्स ही ना हुई हो, मतलब देखो अच्छे से मिक्स होने का मतलब क्या है कि हर जगह जो ड्रग है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली, मतलब मान लो पिंक कलर वाली ड्रग आप लोगों को दिख रही है, तो इसमें देखो इसमें क्या है, ड्रग बहुत अच्छे से मिक्स है, हर जगह प्रॉपर है। लेकिन अगर आप लोग इस वाले सिरप में देखो तो इसमें क्या है, ड्रग पूरा नीचे आके बैठ गई है। अब पता चले जब हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे तो हम लोग ऊपर वाला सैंपल उठा लें, अब हम लोग अगर इस वाले पोर्शन को उठा के अगर हम लोगों ने इसकी एनालिसिस करी तो होगा क्या भाई, हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ड्रग है ही नहीं, और हम लोग को लगेगा कि इसकी वजह से पूरे बैच में भी ड्रग नहीं है, जबकि ड्रग क्या है, ड्रग तो यहाँ पे नीचे आके बैठ गई है।
तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि अगर सैंपल अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तो भी हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैंपल, तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि अगर हम लोग यहाँ पे मान लो सैंपल भी अच्छे से नहीं ले रहे हैं, जैसे मान लो इस पूरे सिरप की एनालिसिस करनी है, अब जैसे मान लो 1000 सिरप है, तो इसकी एनालिसिस के लिए कम से कम हमें, मतलब मान लो जैसे 1000 टैबलेट है, तो कम से कम हमें 10 टैबलेट तो लेनी है। अब पता चले इस 1000 में से हम लोग कोई एक ही टैबलेट उठा के और इसी का चेक कर ले सब कुछ और इसी के बेसिस पे पूरा बैच पास कर दे रहे। अब पता चले हो सकता है एक टैबलेट बहुत अच्छी हो सकता है एक टैबलेट बहुत ही खराब हो, तो ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। कम से कम 10 टैबलेट तो हमें लेनी ही है, क्योंकि 10 टैबलेट में एक एवरेज निकल आता है कि अगर एक दो खराब होगी तो बहुत सारी अच्छी भी होंगी, या फिर एक दो अच्छी होंगी तो बहुत सारी खराब भी होंगी, तो एक हमें एक्यूरेट आइडिया मिल जाता है। तो देखिए सैंपल में भी हमारा इस तरीके से मिस्टेक हो सकती है। और इन्वायरमेंटल सोर्सेज की बात करें तो देखिए इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जैसे हमारे आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, ठीक है, उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। भाई देखिए टेम्परेचर हमारे आसपास का हमारे कंट्रोल में तो होता नहीं है, और ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी मान लीजिए, या फिर गंदगी, डस्ट, धूल मिट्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इन सारी चीजों की वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, एरर हो सकती है। जैसे CO2 हमने देखा ही कि मान लो अगर ये CO2 है, अब ये अगर इस वाटर के साथ मिल गया तो हमारा कार्बनिक एसिड बना देगा, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। उसके बाद डस्ट, अगर धूल मिट्टी लग गई तो उसकी वजह से भी आ जाएगी। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर भी क्या होता है, जैसे जैसे मान लो विटामिन सी है, ठीक है, तो विटामिन सी बेसिकली हमारा क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो अगर हम लोग इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हीट ज्यादा हुई, यानी आसपास के माहौल में अगर हमारी गर्मी ज्यादा हुई, तो होता क्या है कि एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी हीट की वजह से क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, और ऑक्सीडाइज होकर किसमें, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे जब चेक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे तो देखेंगे ये तो डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन ये हुआ क्यों, क्योंकि हमारा आसपास का जो वातावरण था, यानी हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर था, एनवायरमेंट था, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो देखिए ये सारी चीजें भी हमारा कह सकते हो बेसिकली इम्प्योरिटी कॉज कर सकती है। तो देखिए ये सारे हमारे कुछ सोर्सेस थे जिनकी वजह से हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल सकती है। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो यहाँ पे मेनली हमारी दो टाइप की एरर हमें देखने को मिलती है। पहला हो जाती है डिटरमिनेट, या फिर इसी को हम लोग सिस्टमिक एरर के नाम से भी जानते हैं, एंड दूसरा हो जाता है हमारा इनडिटरमिनेट एरर्स। तो यहाँ पे देखिए अगर बहुत सिंपली समझे तो डिटरमिनेट एरर हमारी वो होती है जिनके पीछे का जो रीजन है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे पता होता है, और चूंकि हमें यहाँ पे इनका रीजन पता होता है तो हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से काम करें तो डिटरमिनेट एरर को हम यहाँ पे मिनिमाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो सेकंड हमारी इनडिटरमिनेट एरर आ जाती है, ये हमारी ऐसी एरर होती है जिनके पीछे का जो एक्चुअल रीजन है ये हमें ज्यादातर नहीं पता होता है। अब चूंकि हमें जब रीजन ही नहीं पता है तो इन एरर्स को यहाँ पे कम करना भी बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। तो देखते हैं, पहला हो जाता है डिटरमिनेट एरर। तो डिटरमिनेट एरर को सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे सिस्टमिक एरर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारी यहाँ पे जो एरर है ये हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है। देखो सेम डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई कैलकुलेशन है, ठीक है, अब अगर वो ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो हमेशा ज्यादा ही होगी। या फिर कोई कैलकुलेशन मान लो कम है, वो अगर कम हो रही तो वो हमेशा कम ही होगी, ठीक है। मतलब ये जो एरर है, अगर ये प्लस, देखो डायरेक्शन का मतलब दो तरीके होता है, एक होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, एक होता है निगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि मान लो कोई वैल्यू आनी चाहिए थी 500 और आ रही है 600, लेकिन ये हमेशा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आ रही है। मतलब ये हो सकता है कि 500 की बजाय 550 आ जाए, 560 आ जाए, मतलब जितनी है उससे हमेशा प्लस पॉजिटिव यानी ज्यादा डायरेक्शन में एरर आएगी। और अगर कम में आ रही, मान लो 500 है और अगर 400 आ रही, तो हमेशा इससे कम ही आएगी। हो सकता है 400 आ जाए, हो सकता है 450, हो सकता है 430, लेकिन मतलब हमेशा कम आएगी। तो देखो एक हो गया निगेटिव डायरेक्शन यानी कि कम वाला, एक हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन जो कि हो गया ज्यादा वाला, लेकिन एक ही डायरेक्शन में आएगी। अगर निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। सिंस दे आर प्रिडिक्टेबल, अब यहाँ पे देखिए ये प्रिडिक्टेबल होती है, इनको इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दे कैन बी इजिली अवॉइडेड, यानी कि इनको, तो चूंकि हमें इनका रीजन पता होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको अवॉइड भी कर सकते हैं बाई प्री प्लानिंग एंड केयरफुल वर्किंग। अगर हम लोग ध्यान से काम करें, अच्छे से प्लानिंग करें। डिटरमिनेट एरर को हम लोग यहाँ पे फर्दर भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और ये बिल्कुल हमारा सोर्सेज जैसा ही हो जाता है, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी सोर्सेज देखे थे बिल्कुल वही हमारा इसके अंदर हो जाता है। जैसे सबसे पहला हमारा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल्टी है, अनकैलिब्रेटेड है, या फिर वो डैमेज्ड है, तो वहां यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है ये सारी चीजें पता होती है ज्यादातर। जैसे मान लो कोई बैलेंस है, ठीक है, वही बैलेंस जिसमें हम लोग वेट वगैरह को मेजर करते हैं, अब उसमें पता चले जीरो एरर है, मतलब उसमें जो जीरो जीरो है वो आ ही नहीं रहा है, या फिर जीरो दिखाई नहीं रहा है, या फिर जीरो आ भी रहा है तो वो ढंग से नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब वो एक्चुअल में जीरो नहीं है।
तो हम लोगों को पता होता है ये सारी चीजें, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैलिब्रेट करके इसको सही कर लेंगे। मेथड एरर, तो मेथड का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई एनालिटिकल प्रोसीजर है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट ही नहीं होने दे रहे, जैसे रिएक्शन नॉट गोइंग टू कंप्लीशन। अब जैसे मान लो कि एंड पॉइंट हम लोगों ने पहले ही डिटेक्ट कर लिया, तो हम लोग अगर ध्यान से काम करें तो जब एंड पॉइंट बिल्कुल सही आए तभी हम लोग पता लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। पर्सनल एरर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज है कि जो हमारा पर्सनल जो यहाँ पे एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से अगर कोई मिस्टेक हो रही है, तो भाई यहाँ पे अगर वो ध्यान से काम करे, जैसे अब वो अगर रॉन्ग एंड पॉइंट डिटेक्शन कर रहा है, तो एंड पॉइंट को अगर वो सही से डिटेक्ट करे तो यहाँ पे जो है एरर को अवॉइड किया जा सकता है। रीजन एरर, तो रीजन मतलब कि यहाँ पे वही चीज है कि मान लीजिए जो भी रीजन यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है, वो इम्प्योर है, डिग्रेड है, या फिर इनकरेक्टली प्रिपेयर है, तो वहां पे इन सारी चीजों को अगर वो ध्यान दे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारी इस एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे NaOH मान लो अगर एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ध्यान देंगे कि जो एटमॉस्फेयर है वहां पे हम लोग थोड़ा सा इसको एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में परफॉर्म करें, मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर हम लोग दें इसको जहाँ पे CO2 थोड़ा सा कम हो। तो ये सारी चीजें हमारी हम लोग यहाँ पे ध्यान रख के इन एरर्स को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी हो गई डिटर्मिनेट एरर, और दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे इनडिटर्मिनेट एरर। अब देखिए इनडिटर्मिनेट एरर का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि इन एरर्स को सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे रैंडम एरर्स के नाम से जानते हैं, मतलब ये रैंडमली होती है, मतलब इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये कोई एक डायरेक्शन में भी नहीं होती है, हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो, किस वजह से हो रही है इनका भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये एरर्स क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, मतलब इनका हमें रीजन नहीं पता होता। ये वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ये ज्यादा भी हो सकता है एरर बहुत ज्यादा हो सकता है एरर बहुत कम हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, कितने अमाउंट में एरर हो रही है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा एरर भी हो सकता है बहुत कम भी हो। डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्शन भी वेरी करेगा, हो सकता है कभी प्लस हो कभी माइनस हो, मतलब हो सकता है कि जो है जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा निकल के आ जाए, हो सकता है उससे कम भी निकल के आ जाए, मतलब इसमें ना तो कोई फिक्स डायरेक्शन है ना तो कोई फिक्स मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे देखिए होती क्यों है, तो मान लीजिए जैसे हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई अनकंट्रोलेबल फ्लक्चुएशन आ जाए, ठीक है, मतलब अब मान लो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, अब अचानक से उसमें नमी बहुत बढ़ जाए, अचानक से टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए, तो इन सारी चीजों पे ज्यादातर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे इन्वायरमेंट पे हमारा क्या ही कंट्रोल है ना, हमारे मान लो कोई वाइब्रेशन हो जाए, ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक्सपेरिमेंट जहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसके आसपास वाली जो जगह है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है या फिर वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, ठीक है, तो वहां पे भी धुआं वगैरह से भी बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन हो सकता है। या फिर मान लो कि ट्रेन की पटरी है, ठीक है, तो वहां पे भी जब ट्रेन चलती है तो क्या होता है भाई, जैसे ट्रेन के बगल में जो इलाके होते हैं, तो जब भी ट्रेन गुजरती है तो वहां पे क्या होता है वो थोड़ा सा हिलते हैं जब, है ना, तो अगर आप लोग का घर अगर ट्रेन के अगल बगल हो तो आप लोग को पता होगा। तो अब उस केस में क्या होगा कि आप लोग एरर जो भी जो है एनालिसिस परफॉर्म करोगे, तो वो थोड़ा बहुत हिल डुल जाएंगी, तो वहां पे एरर में मिस्टेक्स आ जाएंगी, लेकिन अब उन पे आपका कोई कंट्रोल थोड़ी है। तो अब देखो वही बात है ना कि कहने को जैसे आप थोड़ा समझना कि जैसे ये जो टाइप्स वगैरह होते हैं, ये हम ही लोग तो डिजाइन करते हैं, ये कोई मतलब ऐसा लिख के थोड़ी आया ऊपर से कि ये टाइप होता ही है। जैसे अब इनडिटर्मिनेट कहने को तो इनडिटर्मिनेट है, लेकिन अब थोड़ा बहुत हमें पता तो होता ही है। आप ये समझो कि ऐसा नहीं है कि एरर क्यों हो रही है हमें पता ही नहीं होगा, लेकिन जिस भी वजह से हो रही होंगी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप ये समझो थोड़ा सा। लेकिन अब कहने को ऐसा बोल दिया जाता है कि ये हमारी पता भी नहीं होती है, ठीक है, तो थोड़ा डेफिनेशन है। हर चीजें बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से एज इट इज नहीं होती है, आप ये समझो थ्योरी भी तो किसी ने डिजाइन करी होती है, जो आप लोग पढ़ रहे हो ये किसी ने तो बनाया ही है ना, तो बनाने वाला भी अब थोड़ी बहुत गलतियां कर देता है, आप समझो ऐसे, ठीक है। बाकी दे कैन नॉट बी कंप्लीटेड कंप्लीटली एलिमिनेटेड, तो वही चीज है कि इनको हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे सोर्सेज की बात करें तो मान लीजिए टेम्परेचर में कोई स्लाइड सा चेंज हो गया अचानक से, या फिर वाइब्रेशन हो गया, वही बात है कि मान लो कोई ट्रेन की पटरी के बगल में अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो ट्रेन गुजरेगी तो वाइब्रेशन होगा। उसके बाद रैंडम इंस्ट्रूमेंट डोज, ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब बेसिकली हमारी यहाँ पे इनडिटर्मिनेट एरर के अंदर आ जाती है। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ एरर, जो कि बहुत ही सिंपल था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर के बारे में, कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एरर्स को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये सारे कुछ मेथड्स हो जाते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हो उनको पहले हम लोग चेक कर लें कि वो सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है, उनको स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे उनको कैलिब्रेट कर दें। कैलिब्रेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम लोग चेक करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि ब्यूरेट, पिपेट, पीएच मीटर,
ताकि वो जो है एक्यूरेट और करेक्ट रीडिंग हमें दे सकें। दिस मिनिमाइज एरर बिकॉज एन अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट में शो हायर और लोअर वैल्यूज, क्योंकि देखिए जब इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट नहीं होता है तो वो हमारा हायर या लोअर वैल्यू शो कर सकता है। इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, अब देखिए ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है। जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया था कि जैसे ज्यादातर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कोई सैंपल है, ठीक है, तो इसको एनालाइज करने के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, हो सकता है एक मेथड ये हो दूसरा मेथड ये हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों ही मेथड से यहाँ पे इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, और दोनों मेथड से एनालाइज करने के बाद चेक करेंगे कि दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लो किसी एक से अगर जो है कुछ गलत रिजल्ट आया, तो इसका मतलब क्या था कि वो जो हमने मेथड चूज किया था वही गलत था, है ना। बाकी सैंपल में कोई गलती नहीं थी। और अगर दोनों से ही ये मान लो गलत गलत रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब सैंपल में ही कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाता है इंडिपेंडेंट मेथड। दिस हेल्प मिनिमाइज एरर बिकॉज ऑफ बोथ मेथड गिव सिमिलर रिजल्ट, इट कंफर्म दैट प्रोसीजर इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर दोनों मेथड ने सिमिलर रिजल्ट दिया तब हमारा कंफर्म हो जाएगा कि प्रोसीजर हमारा सही है, और अगर दोनों ने कुछ अलग अलग दिया इसका मतलब हमारा कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन, अब देखो ब्लैंक डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं लेकिन सैंपल को नहीं लेते। बाकी सारी चीजें हम लोग लेंगे, बस सैंपल को नहीं लेंगे। तो अब इसको थोड़ा समझना, जैसे अगर आप लोग टाइट्रेशन को ही समझो, तो जैसे टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे NaOH को लेते हैं और एसिड के साथ उसमें टाइट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब मान लो हम लोगों ने बिल्कुल सेम सेम सैंपल लिया, बस हमने क्या लिया, हमने NaOH ऊपर लिया, हमने फिनोप्थिलीन लिया, हमने वाटर लिया, लेकिन हमने जो मेन सैंपल है भाई, सैंपल सैंपल मतलब वो चीज जिसकी हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे टाइट्रेशन में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस एसिड की कंसेंट्रेशन का पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सेम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे लेकिन एसिड को हटा देंगे, ठीक है। तो एसिड को अगर हमने हटा दिया तो एक्चुअल, आप देखिए अगर हमने एसिड को हटा दिया तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जैसे ही NaOH की एक बूंद भी यहाँ पे गिरेगी, तो एक बूंद गिरने पे ही यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सैंपल का कलर पिंक हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए फिनोप्थिलीन क्या होता है, फिनोप्थिलीन यहाँ पे बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है। अब यहाँ पे तुरंत पिंक क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब बेस गिर रहा था तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होता जा रहा था। जब पूरा एसिड खत्म हो जा रहा था तब यहाँ पे सैंपल जो है न्यूट्रलाइज पिंक कलर शो कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे एसिड होगा ही नहीं तो ये तुरंत पिंक कलर शो कर जाना चाहिए। लेकिन मान लो, समझना थोड़ा बहुत समझने वाली चीज है, कि मान लो हम लोगों ने ब्लैंक ब्लैंक डिटर्मिनेशन या फिर ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म किया, ठीक है, मतलब हमने एसिड नहीं लिया, उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि जो जो NaOH है वो गिरता जा रहा है लेकिन पिंक कलर नहीं आ रहा है, बल्कि थोड़ी देर बाद आ रहा है। मान लो कि पिंक कलर आ जाना चाहिए था सिर्फ 0.1 ml में, ठीक है, कि जैसे ही एक बूंद इसकी गिरी थी तुरंत पिंक कलर आ जाना चाहिए था। लेकिन ये जो पिंक कलर ये आया कम से कम 5 ml के बाद, मतलब 5 ml यहाँ पे हमारा NaOH जब गिरा तब जाके पिंक कलर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस सैंपल में यहाँ पे क्या है, पहले से ही कोई एसिड प्रेजेंट है। और वो एसिड क्या हो सकता है भाई, वो एसिड हो सकता है हमारे यहाँ पे कार्बनिक एसिड हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हो सकता है कि जो एटमॉस्फेयर में CO2 थी वो यहाँ पे इसके साथ जाके रिएक्ट कर गई हो, H2CO3 बना ली हो, तो यहाँ पे ये NaOH इसी को न्यूट्रलाइज करने में थोड़ा बहुत चला गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बेसिक मीडियम आया। तो थोड़ा समझना, यहाँ पे हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि कहीं पहले से ही तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं प्रेजेंट है। अगर नहीं होगा तो तुरंत यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा, और अगर एंड पॉइंट हमारा लेट में आया इसका मतलब इसमें पहले से ही कुछ प्रेजेंट था। तो इस वजह से भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा सैंपल में एरर किस वजह से आ रही थी, ठीक है। तो दिस मिनिमाइज एरर बाय शोइंग हाउ मच चेंज अकर्स ड्यू टू रीजेंट, इंडिकेटर और कंटामिनेशन। तो इसकी वजह से पता चलता है कि कहीं रीजेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और कहीं जो कंटामिनेशन, जैसे वही चीज है कि CO2 वगैरह आके तो इसने नहीं हमारे रीजन को जो है कह सकते हो कंटामिनेट कर दिया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी हमारे आ जाती हैं इसके अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन। अब देखो कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल में बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि जैसे अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड वाला लेक्चर देखा है तो हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे जो हमारा सैंपल है, ठीक है, सैंपल की बजाय हम लोग यहाँ पे जो उसका स्टैंडर्ड होता है जिससे जिससे हम लोग कंपेयर करके रिजल्ट पता लगाते हैं, हम लोग इस स्टैंडर्ड को ही ले लेते हैं, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड की प्रेजेंस में हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब अगर स्टैंडर्ड की प्रेजेंस में भी हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा सेम आ रहा है, ठीक है, यानी कह सकते हो मान लो पहले हम लोगों ने एनालिसिस करी और कुछ मिस्टेक आई और स्टैंडर्ड की प्रेजेंस में भी वही मिस्टेक आई, तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि सैंपल में कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की प्रेजेंस में रिएक्शन मतलब जो रिजल्ट है वो सही आ गया और जो सैंपल में है वो गलत आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पे सैंपल में कुछ ना कुछ खराबी है, कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन था। इट कंफर्म्स दैट द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर वर्किंग करेक्टली, ठीक है। तो अगर जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने जब लिया
हम लोगों ने जब स्टैंडर्ड लेके एनालिसिस करी, अगर सही आ गई तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेथड और इंस्ट्रूमेंट है वो सही है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड लेने के बाद भी गलत आ रहा है, समझना, मान लो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सैंपल लिया और इसकी एनालिसिस हम लोगों ने करी और उसके बावजूद भी यहाँ पे हमारा गलत रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उन्हीं में कुछ ना कुछ खराबी है। ठीक है, तो ये भी हमें पता लग जाता है। और उसके बाद रनिंग का पैरेलल डिटर्मिनेशन। अब देखो पैरेलल डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक ही सैंपल की हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कम से कम 3-4 बार एनालिसिस करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक बार करी, फिर दूसरी बार करी, ठीक है, फिर हम लोगों ने तीसरी बार करी और फिर हम लोगों ने चौथी बार करी। अब मान लो कि पहली बार हम लोगों ने जो एनालिसिस करी उसका रिजल्ट आया मान लो 10.1 ml, दूसरी बार हम लोगों ने करी तो मान लो हो गया 10.2 ml, तीसरी बार हम लोगों ने करी तो फिर से आ गया 10.1 ml और चौथी बार करा जब हम लोगों ने तो आ गया 10.3 ml। तो अब हमारे पास 4 अलग अलग रिजल्ट आ गए। अब इन 4 रिजल्ट में 2 ऐसे कौन से हैं जो कि 2 बार आए हैं? तो यहाँ पे देखिए जो 10.1 ml है ये हमें कम से कम 2 बार देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो 10.1 ml है वो यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है एरर हम लोग यहाँ पे कह सकते हो, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे एरर के सोर्सेज आते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे 100 kg वेट की रिक्वायरमेंट है। मतलब मान लीजिए कंपटीशन है जहाँ पे उस पर्सन को अगर प्ले करना है, उस कंपटीशन में खेलना है, तो उसका वेट जो है लगभग मतलब 100 किलो के आसपास होना ही चाहिए, है ना। लगभग 100 kg है तो बहुत अच्छा है, लेकिन या तो उसके बहुत आसपास हो। अब मान लीजिए हमारे पास 8 बंदे, ठीक है, 8 बंदे जो कि इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब मान लो यहाँ पे जो पहले दूसरे तीसरे और चौथे बंदे का जो वेट है, ठीक है, वो यहाँ पे कितना है? एक का है मान लो 97.8, ठीक है, दूसरे का है 99.1 है, तीसरे का 98.9 है और चौथे का 101 है। और यहाँ पे देखिए अब अगर हम लोग पांचवें छठवें सातवें और आठवें बंदे की बात करें तो इनमें देखिए इनका वेट कितना है? एक का 93.1 है, एक का 92.9 है, एक का 93.2 है, एक का 93.4 है, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पे 4 बंदे और भी आ गए कंपटीशन में और मान लो इनमें से इनका वेट कितना है? इनमें से एक का 99.9 है, एक का 99.8 है, एक का 100.1 और एक का 99.4 है। ठीक है, समझ गए? एक कंपटीशन है जिसमें 100 kg आइडियल वेट है कितना होना चाहिए और इसके आसपास जो लोग होंगे वो यहाँ पे कंपटीशन प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर आप लोग पहले 4 बंदे का वेट देखो तो आप लोग देखोगे कि जैसे 97.8 कितना होता है, लगभग 98 के बराबर ही होता है। यानी इसका वेट क्या है? 100 के बहुत आस ही पास है ना, सिर्फ 2 kg कम है। अच्छा दूसरे वाले का देखें तो भाई इसका तो 99.1 है, मतलब इसका तो बहुत ही पास में है। अच्छा तीसरे वाले का देखें तो इसका 98.9 है, मतलब इसका भी लगभग 99 के बराबर है, तो बहुत ही पास इसका भी है। और चौथे वाले का 101 है, तो भाई इसका बस एक ज्यादा, यानी इसका भी बहुत पास ही में है। यानी देखो ये जो पहले 4 बंदों का वेट है ये क्या है? 100 के बहुत आस पास है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इन पांचवें छठवें और सातवें आठवें बंदे का वेट देखें तो भाई देखिए जो पांचवें वाले का इसका 93.1 है, भाई इसका देखो 100 से कितना दूर हो गया। मतलब 93 कहाँ 100 कहाँ, जैसे मतलब 99 एक हिसाब से 100 के बहुत पास में हो गया, लेकिन 93 कितना है? दूर है। 92.9 भाई ये भी बहुत दूर है। 93.2 ये भी बहुत दूर है। 93.4 ये भी हमारा 100 से काफी दूर हो गया। अच्छा यहाँ पे आप लोग एक चीज अगर देखो तो जैसे ये जो 4 वैल्यू है ये क्या है? ये हमारी 100 के बहुत आसपास है। तो यहाँ पे देखिए जब भी जैसे 100 क्या है? 100 हमारी एक आइडियल वैल्यू कि भाई इतना होना चाहिए, है ना। और ये क्या है? ये हमारी वैल्यूज हैं, जैसे ये सारी हमारी वैल्यूज हैं। अब इनमें से देखिए अगर आप पहले 4 वैल्यूज को देखें तो ये क्या है? ये हमारी जो आइडियल यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है इसके बहुत आसपास है। तो एक चीज समझो, जब भी हमारी कोई वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत पास में होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट। देखो एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है? एक्यूरेट मतलब आप बहुत सही हो, है ना, आप बहुत पास में हो, एक्यूरेट होना। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेसी इज द डिग्री टू विच मेजर्ड और एक्सपेरिमेंट वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। मतलब सिंपल सी बात है, मान लो अगर हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू 100 है तो 100 के जितनी करीब हमारी वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। अच्छा यहाँ पे एक टर्म आ जाता है प्रिसीजन, ठीक है, एक टर्म हो गया एक्यूरेसी, एक टर्म हो गया प्रिसीजन। अच्छा देखो जैसे यहाँ पे आप लोग अगर ये पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं वैल्यू को देखो तो ये सारी वैल्यू क्या है? 100 से बहुत ही दूर है, मतलब ये एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस करो तो यहाँ पे देखो 93.1, 92.9, 93.2, 93.4, ये सभी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या आपस में बहुत पास पास में नहीं है? जैसे 93.1 और 92.9 में कितना कितना हमारा गैप है? सिर्फ 0.2 का। उसके बाद देखिए 92.9 और 93.2 में कितना है हमारा? 0.3 का, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए इनमें तो सिर्फ 0.2 का है, फिर इसमें इसमें तो 0.1 ही का है। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये आपस में बहुत आसपास है ना। यानी ये सभी वैल्यू क्या है? आपस में कह सकते हो 93 के आसपास है।
तो एक चीज समझो, जब भी कोई वैल्यू आपस में बहुत पास पास होती है, भले वो यहाँ पे ट्रू वैल्यू से दूर ही क्यों ना हो, जैसे एक्यूरेट वैल्यू 100 है तो 100 से तो ये सारी बहुत दूर है, लेकिन ये आपस में बहुत पास पास है। तो जब भी कोई वैल्यू आपस में बहुत पास पास होती है, भले वो एक्यूरेट वैल्यू से दूर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। अच्छा एक चीज समझो, प्रिसीजन यहाँ पे ट्रू वैल्यू में भी हो सकता है। जैसे मान लो हम लोग अगर यहाँ पे अब 9 10 11 12 वाली वैल्यूज को देखें, तो देखिए 9th वाली की वैल्यू कितनी है, 99.8। भाई ये भी 100 के बहुत पास में है, और 99.8 ये भी 100 के बहुत पास में है, 100.1 ये भी 100 के बहुत पास में है, 99.4 ये भी 100 के बहुत पास में। यानी ये देखो, ये सारी वैल्यू एक्यूरेट तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग देखो तो ये सारी वैल्यू आपस में भी बहुत पास पास में है। मतलब ये जो चार वैल्यू है, ये क्या है, ये एक्यूरेट भी है, और एक्यूरेट के साथ साथ क्या है, प्रिसाइज भी है। तो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे तीन तरह की वैल्यू देखने को मिली। देखो पहली, ये जो पहली चार वैल्यू है, देखो ये आपस में बहुत पास पास नहीं है। जैसे 97 और 101 में बहुत डिस्टेंस हो गया, 99 और 97 में भी आप लोग देखो तो दो दो का डिस्टेंस हो गया। देखो यहाँ पे सिर्फ 0 पॉइंट का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे सीधे सीधे 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारी वैल्यू आपस में बहुत पास पास नहीं है। जैसे वैसे तो आप लोग कह सकते हो कि भाई 97 और 99 में कितना ही फर्क है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे 0.1 में देख रहे हैं। तो 0.1 में आप लोग देखो तो ये सारी आपस में थोड़ी दूर दूर है, जबकि ये सारी क्या है, ये सारी आपस में भी बहुत पास पास है, और ये सारी नियर वाले के भी बहुत पास में है। तो ये क्या है, ये दोनों ये जो चार वैल्यू है, ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। ये जो चार वैल्यू ये सिर्फ एक्यूरेट है, और ये जो चार वैल्यू ये सिर्फ प्रिसाइज है। मतलब ये आपस में पास पास है, लेकिन रियल वैल्यू से बहुत दूर है। तो यहाँ पे देखिए प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन इज द डिग्री टू विच रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव द सेम और वेरी क्लोज रिजल्ट। मतलब मान लो आप यहाँ पे कोई ट्रू वैल्यू 100 है, ठीक है, और आप लोग बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और बार बार जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 95 आ रही है, 95.1 आ रही है, 94.9 आ रही है। मतलब बार बार जो वैल्यू है वो 95 के तो आसपास आ रही है, लेकिन ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिसाइज वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी प्रिसीजन, यहाँ पे आप लोग आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। देखिए सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी होती है, जैसे मान लो एक हमारी ट्रू वैल्यू 100 है, और आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो सबसे अच्छी वैल्यू वो होती है जो एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो। मतलब आप लोग की वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत पास में भी हो, और जो वैल्यू बार बार आ रही, मान लो आपने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो चारों बार जो रिजल्ट आया वो आपस में भी बहुत पास पास होना चाहिए। तो हम लोग मानते हैं कि सबसे बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। और अब देखिए यहाँ पे बुक्स में आप लोग देखोगे तो एक हमारा एग्जाम्पल दे रहता है, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने जो है तीरंदाजी या फिर शूटिंग वाला गेम तो देखा ही होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो एम होता है, इसके बिल्कुल सेंटर पे हमें यहाँ पे मतलब जो भी शूटर होता है उसको मारना होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे उसने 3 शूट करी, ठीक है, और वो 3 शूट हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से 4 अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इन चारों के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को हम लोग यहाँ पे देखें, तो अगर आप लोग पहला वाला देखो, तो पहले वाले में जब उसने 3 शूट करे, तो पहला वाला मतलब बिल्कुल सेंटर के अंदर चला गया, तो ये तो बिल्कुल बहुत सही है। दूसरा वाला भी सेंटर के बहुत आसपास में ही है, और तीसरा वाला भी आसपास में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जो शूटिंग है, मतलब जो भी रिजल्ट आया, ये एक्यूरेट है, मतलब उसने लगभग सेंटर के आसपास ही मारा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये तीनों सेंटर के तो आसपास हैं, लेकिन ये आपस में आसपास नहीं है। जैसे ये भले आपको आसपास दिख रहा हो, लेकिन ये आसपास जब ऐसा होगा तब बोला जाएगा। तो ये आपस में आसपास नहीं है, यानी इस वाले रिजल्ट में एक्यूरेसी तो हमें दिख रही है, लेकिन प्रिसीजन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपस में आसपास नहीं है। दूसरा वाला अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो दूसरे वाले में देखिए अब इसने क्या किया, इसने सेंटर से बड़ा ही दूर मार दिया। लेकिन जो इसने तीनों मारे हैं, ये तीनों सेंटर से तो बहुत दूर है, एक्यूरेसी तो इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये तीनों आपस में बहुत आसपास है, यानी इसमें प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। अब थर्ड वाला अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो देखिए थर्ड वाले में इसने क्या किया, इसने बिल्कुल सेंटर में ही मारा हुआ है, यानी इसमें आप लोग को एक्यूरेसी भी दिख रही है, और देखो ये तीनों भी आपस में बहुत पास पास है, यहाँ पे प्रिसीजन भी है। तो ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है। देखिए अगर शूटिंग हमारा ऐसा निकल के आ रहा है, तो ये बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट होगा। और यहाँ पे चौथे वाले को अगर हम लोग देखें, तो आप देखिए अब इसने सेंटर से भी बड़ा दूर मार दिया, और यहाँ पे ना तो आपस में इसने आसपास मारा, ना एक्यूरेसी है ना प्रिसीजन है, तो बहुत ही खराब रिजल्ट है। तो ये इस तरीके से हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हम लोग देखें, तो ये नाम से ही अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें, तो सिग्निफिकेंट मतलब जरूरी, और फिगर्स मतलब क्या होता है, देखो फिगर्स मतलब होता है डिजिट्स। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो, मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर ऐसा लिख दिया, ठीक है, 10 लाख, ठीक है। तो इस 10 लाख में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, अगर हम लोग उनको काउंट करें, फिगर्स बोल देते हैं, डिजिट्स बोल देते हैं, ऐसे समझ लो। सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोल सकते हो, फिगर्स भी बोल सकते हो। फिगर्स होगा, सिग्निफिकेंट एरर्स नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया।
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो टोटल 7 यहाँ पे फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे यहाँ पे 7 नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट हमारे वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जो कि यहाँ पे डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ वैल्यू एक्यूरेसी, मतलब कि जो जो भी हमारा रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है, उसको हमारा डिफाइन करता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझना, जैसे मान लो आप लोग को दो चीजें दी गई, ठीक है, एक हमारा ऑब्जेक्ट 1 है और एक हमारा ऑब्जेक्ट 2 है, दूसरा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इन दोनों की आप लोगों ने कैलकुलेशन करी, ठीक है, मतलब इन दोनों का वेट मेजर करना है हमें। तो मान लीजिए एक का वेट आपने मेजर किया, ये हमारा निकल के आएगा 5 ग्राम, और दूसरे का वेट हम लोगों ने मेजर किया, वो निकल के आया 6 ग्राम। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मान लो इन दोनों की अगर आप लोग एक रफ आप लोग वैल्यू बताओ कि कितना इसका वेट कितना है, तो आप बोल दोगे कि हाँ पहले वाले का 5 ग्राम है, दूसरे वाले का 6 ग्राम है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो पहला वाला 5 ग्राम है, दूसरा वाला 6 ग्राम है, तो ये 5 ग्राम में भी एग्जैक्टली कितने ग्राम है हम लोग ये नहीं बता पा रहे। थोड़ा समझना आप इस चीज को, कि जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि इसका वेट सिर्फ 5 ग्राम है, तो जरूरी नहीं कि 5 ग्राम हो सकता है कि 5.1 ग्राम हो सकता है 5.01 ग्राम हो, क्योंकि देखो 5 और 6 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ये बोल दिया कि ये 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 5.1 ग्राम है कि 5.01 ग्राम है कि 5.03 ग्राम है। तो देखो अब अगर मान लो एक तरफ मान लो किसी ने मेजर किया और उसने बताया 5 ग्राम है, और एक तरफ किसी ने मेजर किया उसने बताया कि ये 5.02 ग्राम है, तो अब अगर आप लोग देखो ना, तो ये जो ये वाली वैल्यू है ये ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज आप लोग सिंपली समझो कि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजरमेंट में होंगे, वो वैल्यू उतनी ज्यादा कह सकते हो एक्यूरेट होगी। जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे 3 है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग कैसे काउंट करते हैं, तो उसके लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं और उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बेसिकली यही हमारा मेन टॉपिक होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो इसमें पहला रूल हमारा आ जाता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी देखो अगर हमारी कोई नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, तो वो हमारी पक्का पक्का सिग्निफिकेंट होगी। यानी जैसे कि जीरो ना हो, सिंपल सी बात है, जैसे 2.133 इसमें हमारे कितनी चार चार नॉन जीरो है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हमारे 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, और इसमें हमारा 550 है, ठीक है, ये जीरो था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 तो नॉन जीरो लेकिन एक जीरो आ गया, तो ये हमारा कह सकते हो नॉन सिग्निफिकेंट दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब रूल नंबर 2 की बात करें तो देखिए ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि देखिए टू नॉन जीरो फिर कह सकते हो टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने देखा है कि जितने नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं दो नॉन जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल की बात करें 4.03, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा जो जीरो है वो क्या है 4 और 3 के बीच में आ रहा है, और 4 और 3 क्या है नॉन सिग्निफिकेंट या फिर मतलब कह सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या फिर नॉन जीरो नंबर है। तो यानी यहाँ पे देखो ये जो जीरो है अगर ये इन दोनों के बीच में आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। यानी यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इस वाले केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3। यहाँ पे अगर आप लोग देखो इसमें अगेन इस वाले एग्जांपल में तो जो डबल जीरो है वो 1 और 4 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो 0 5 और 6 के बीच में आ रहा है जो कि नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से नॉन जीरो अगर नंबर्स के बीच में जीरो आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट हो गया। अब रूल नंबर 3 देखो, अब रूल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है कि एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंडिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा अगर वो डेसिमल के बाद आ रहा है। जैसे अगर अगर आप लोग यहाँ पे देखो 3.000, तो यहाँ पे ये जो 000 है ये डेसिमल के बाद आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट हो गए। तो यहाँ पे इस वाले कैलकुलेशन में कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा वाला भी आप लोग देखो तो यहाँ पे भी देखो जीरो क्या है डेसिमल के बाद आ रहा है। अब डेसिमल के बाद डायरेक्टली आ जाए या फिर किसी नॉन जीरो नंबर के बाद है उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग इस वाले को देखो 2350, तो इसमें क्या है, इसमें जीरो जो है किसी भी डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिर्फ 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो क्या है एकदम लास्ट में आ रहा है, कोई डेसिमल भी नहीं है। जैसे इसी तरीके से इस वाले एग्जांपल में देखिए ये जो जीरो था ये बिल्कुल लास्ट में था, कोई डेसिमल नहीं था, इसलिए इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये हमारा हो जाता है। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या होता है, इनिशियल जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी कि देखो अगर कोई जीरो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होगा, मतलब
वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता, भले वो डेसिमल के पहले आए बिना डेसिमल के आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो 0.0042 इसमें सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि 42 आ जाते हैं। इस वाले में अगर आप लोग देखो तो अब देखो इसमें इसमें जो पहला जीरो है ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया, लेकिन जो दूसरा जीरो है ये 1 और 3 के बीच में है जो कि क्या है, जो कि नॉन जीरो नंबर्स हैं। इसलिए इस वाले के अंदर कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस वाले के अंदर अगेन सिर्फ एक ही है क्योंकि डबल जीरो हमारे स्टार्टिंग में ही आ गया। उसके बाद देखिए रूल नंबर 5 क्या बोलता है, पावर ऑफ 10 इज नेवर सिग्निफिकेंट। यानी कि देखो अगर कोई चीज 10 की पावर में लिखी है तो वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे 2.4 इंटू 10 टू पावर 6 लिखा है तो इसमें इसमें देखो इसमें सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि बाकी जो चीजें वो 10 की पावर 6 में लिखी है। अब ये क्यों ऐसा है, तो इसको बहुत सिंपली अगर आप लोग समझो तो बहुत सिंपल है भाई। देखिए 2.4 इंटू 10 टू पावर 6 को अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखें तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये इतना ही तो आएगा। इसको आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू इतनी ही निकल के आएगी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये सारे जीरो क्या है लास्ट में आ रहे हैं और बिना किसी पॉइंट के आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना बचा, दो ही तो बचा। तो 10 टू पावर 7 में मतलब 10 टू पावर में अगर कोई चीज लिखी है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है, सिर्फ जो नंबर्स लिखे होंगे वही सिग्निफिकेंट होंगे। और रूल नंबर 6 हमारा कहता है कि जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, जैसे पाई आपने सुना होगा, तो पाई हमारा क्या होता है, पाई हमारा एक कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से बहुत सारी इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो उनके अंदर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को कभी भी काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें उसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल जाता है। एंड आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड देखिए अगर आप लोग को चीजें समझ में आई हैं तो अब आप लोग को स्क्रीन पे हमारे 4 एमसीक्यूज दिख रहे हैं, इन चारों का आंसर आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, इफ द सैंपल एरर रिपीट्स इन द सेम डायरेक्शन इट इज। अगर कोई एरर हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो रही तो ये हमारी कौन सी एरर होती है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा था प्रिसीजन मेनली इंडिकेट, तो प्रिसीजन हमारा क्या बताता है, इसको भी आप कमेंट करके बताना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 0.00520। ठीक है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आप बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है लास्ट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 105.0, तो इसके अंदर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो इन चारों का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो भी आप बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।